जनाब, सुना है कि आपने पाकिस्तानी तिल के जिम बरामद करने में बहुत बड़ी कोशिश की है, तो आपने कब और कैसे इसको मुमकिन बनाया? अभी तक पाकिस्तानी तिल कितनी दफ़ा जिम में बरामद कर चुके हैं और क्या आप इसके नतीजे से मुतमईन हैं? पाकिस्तान में जूते की सनत की मजमूई हालत गुज़श्ता 3.5 सालों में बतदरीज बेहतर हुई है। आज 2022 तक पाकिस्तान जूते का एक आम बरामद कुनिंदा है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कामयाबी है। मैं 6 सालों से चीन में पाकिस्तानी आम की तशहीर और मार्केटिंग पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा हूँ और इसमें तरक्की का मुस्बत रुझान देखा गया है। 2022 में हम चीन में कुछ बड़ी रिटेल मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। पाकिस्तान में एक ऐसी नकद आमल फसल है जिसने बड़ा ज़रे मुबादला कमाया है और मकामी लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद की शमा भी रोशन की है। और हालिया 2 सालों में चीन इस फसल का सबसे बड़ा ख़रीदार बना है, जो पहले इंडिया था। आखिर ये कौन सी फसल है और इसका फ्यूचर कैसा होगा? तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखें। जी, सेसे में जिसे हम उर्दू में तिल कहते हैं, तिल एक ऑयल सीड क्रॉप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, जिसमें सिसामोल एक जो है ना बड़ी क्वालिटी न्यूट्रिएंट पाया जाता है और इसमें 50% से ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है। पाकिस्तान की आबोहवा में तिल की मुख्तलिफ इकसाम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। कुछ सालों से तिल समेत तमाम तेल के बीजों की फसलों को मकामी किसानों ने गैर मामूली फसलों के तौर पर लिया है, लेकिन 2016 से कौमी सतह पर तेल के बीज बढ़ाने का प्रोग्राम सूबा पंजाब और फिर वफाकी सतह पर शुरू किया गया। ये फसलें न सिर्फ पैदावारी फसलें बल्कि नकदावर फसलें और मुनाफा बख्श फसलें बन गई हैं, जिसके ज़रिए प्रोमोट किया जा रहा है कि ऑयल सीड की कल्टीवेशन हो, उस पर सब्सिडी दी जा रही है, अवेयरनेस दी जा रही है, यील्ड कंपटीशन कराए जा रहे हैं, जिससे फार्मर के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई। वो पहले इसे एज अ माइनर क्रॉप लेता था, इसमें ना कोई खाद डालता था, ना कोई वक्त काश्त की परवाह करता था। अब वो ऐसे एज अ कैश क्रॉप डील कर रहा है, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर भी अब इसका बड़ा अच्छा रेट है और ये एक प्रॉफिटेबल क्रॉप बनती जा रही है। तो लास्ट ईयर जो इसकी हार्वेस्टिंग हुई है तो इसकी एवरेज प्रोडक्शन अब 6.5 मन आ गई है, जबकि जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो 15 मन, 18 मन और ऐसे भी चंद फार्मर हैं जो 20-22 मन तक पैदावार लेते हैं। पाकिस्तान में तिल का तेल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। ये आमतौर पर बेकरी की मसनूआत में इस्तेमाल होता है या नान पर लगाया जाता है। ताहम इसने तिल की मसनूआत की मार्केट की तलब को कभी नहीं रोका है। तिलों की अक्सरियत को बरामद किया गया है। मेजर जो हमारा इंपोर्टर था वो इंडिया था। 2018-19 का अगर आप डाटा देखें तो तकरीबन 9.25 अरब रुपए के जो तिल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुए और इसमें तकरीबन 80% शेयर इंडिया का था। कोविड-19 वबा के बाद और कुछ दीगर वजूहात की वजह से 2020 से भारत में तिल की बरामदात का हुजम तेजी से कम हुआ है, जिसकी वजह से हुकूमत ने फौरी तौर पर हदफ बरामद करने वाले मुल्क को तब्दील किया। उस वक्त हमारे इदारे ने यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी और मुख्तलिफ इदारों को लेटर लिखे कि ये एक बड़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्रॉप है और बड़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है। इससे फार्मर का जो मोरल है वो डाउन हो रहा है और प्रोडक्शन कम होनी है। तो उन्होंने इस पर क्विक एक्शन लिया और चाइना के साथ इसकी जो प्रोडक्शन लाइजान है वो जो हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो लाइजान बढ़ाया और हमारी नेक्स्ट ईयर जो है 14 अरब रुपये की एक्सपोर्ट हुई और अब हम तकरीबन 7-8 महीने में 30 अरब तक इस साल यानी 22 के अंदर इसे एक्सपोर्ट कर चुके हैं और अभी बाकी मंथ पड़े हैं। और अब चाइना इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इसको मज़ीद इस प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाएगा और इसकी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाएगा। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीन में पाकिस्तानी कमर्शियल काउंसलर जनाब बदरुल जमान साहब, जिन्होंने पाकिस्तानी तिल की जिन को बरामद करने में अपना अहम किरदार अदा किया। जी जनाब, सुना है कि आपने पाकिस्तानी तिल के जिन बरामद करने में बहुत बड़ी कोशिश की है, तो आपने कब और कैसे इसको मुमकिन बनाया? अभी तक पाकिस्तानी तिल कितनी दफ़ा जिम में बरामद कर चुके हैं और क्या आप इसके नतीजे से मुतमईन हैं? देखें, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त
تل جو ہے وہ ہمارے ٹیرف فری ایکسیس نہیں تھی چائنا کی مارکیٹ کی. تو ڈیورنگ فری ٹریڈ اگریمنٹ نیگوسیشن ہم نے یہ آئٹم پروپوز کیا اور اس آئٹم کو ہم نے ڈلوایا جس سے ہمیں ڈیوٹی فری ایکسیس مل گئی. تو اس سے پہلے بڑا سخت کمپٹیشن تھا افریقن کنٹریز کی جانب سے، وہاں سے کافی مقدار میں تل چائنا آتے تھے. تو جب سے ہمیں یہ ڈیوٹی فری ایکسیس ملی بہت تیزی سے اس کے اندر انکریز ہوئی، اور جس طرح آخری جو ہم گزشتہ سال گزرا ہے اس کے اندر جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ 120 ملین ڈالر سے زیادہ ہوئی، اور یہ سال اور ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے. اس سال کے اندر جو پاکستان سے تل کی ایکسپورٹس چائنا کو ایک کوارٹر کے اندر ہوئی ہیں وہ تقریباً 46 ملین ڈالر کی ہیں. تو ہم بڑے آپٹیمسٹ ہیں کہ جو پاکستان سے اگر یہی پیس برقرار رہتا ہے تو پاکستان سے تل کی ایکسپورٹس 200 ملین ڈالر کراس کر سکتی ہیں، جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہونے والی جو دوسری اہم چیزیں ہیں جس میں کاپر، کاٹن یارن، چاول شامل ہے. تو تل کو بھی ہم ان بڑے آئٹمس میں شامل کر سکتے ہیں جو پاکستان سے چائنا کی طرف آ رہے ہیں. مسٹر بدر کے مطابق اب پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زرعی تعاون کو فروغ دے رہا ہے. جب ان چیزوں کو عملی طور پر لاگو کیا جائے گا تو یقیناً اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. چائنیز کنزیومر جو کہ صدیوں سے تل کا بڑا کنزیومر ہے، یہاں ڈفرینٹ ہاٹ پاٹ کی جو ڈشز ہیں اس کے اندر تل کا استعمال کیا جاتا ہے. تل کا تیل یہاں بڑا پاپولر ہے، اور سملرلی پاکستان کے پاس ایک ایکسیس کیپیسٹی، ایک ایکسپورٹ سرپلس پروڈیوس ہو رہا ہے. تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، چائنا کے کنزیومر کو سستا تل اور تل کی ڈفرینٹ پروڈکٹس اویلیبل ہوں گی. تو یہ ایک ون ون ہے جو کہ دونوں ممالک کے لیے کافی سود مند ثابت ہو. چائنا ایک بڑا کنزیومر ہے، نہ وہ اس کے ملک کے اندر بڑی اس کی کنزمپشن ہے تل کی، بلکہ وہ اسے مزید آگے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے، آئل کی صورت میں بھی اور تل کی صورت میں بھی. تو ایک بڑی انڈسٹری ہے چائنا کے اندر. تو وہ پاکستان اس کے قریب ہے. آپ اگر باہر سے افریقہ سے یا دوسرے ملکوں سے تل منگواتے ہیں تو فریٹ چارجز بہت زیادہ پڑتے ہیں انہیں، اور چائنا بالکل ساتھ، خاص طور پہ ہماری جو گوادر کی بندرگاہ ہے اور ہمارا جو شاہراہ ریشم کے ذریعے ہمارا تعلق ہے چائنا کے ساتھ، تو یہ اس پہ فریٹ چارجز اور جو اس پہ لاجسٹک چارجز ہیں وہ بہت کم سے کم ہیں. تو آپ کو جو چائنا کو جو پاکستان سے جو تل خریدے گا، نہ صرف اس کی کوالٹی اچھی ہوگی بلکہ اس کے چارجز کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم آئے گی. اس لیے پاکستان کے ساتھ زیادہ زیادہ یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ پر ایکڑ پروڈکشن بڑھے تاکہ زیادہ زیادہ پروڈکشن ہو اور آسانی کے ساتھ جو ریکوائرمنٹ ہے چائنا کی وہ پاکستان سے پوری کی جا سکے. اس کے لیے اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی، خاص طور پہ میکنائزیشن، کیونکہ چائنا میکنائزیشن کے آگے اندر بہت آگے ہے. حال ہی میں پاکستان میں جوتوں کی صنعت نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے. جوتے بنانے والے ادارے اپنی صلاحیت اور ایکسپورٹس دونوں کو بلند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ صنعت سی پیک کے تحت چینی سرمایہ کاری کے سب سے بڑے 4 شعبوں میں سے ایک بن گئی ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رپورٹ. جی، یہ ہمارا ماڈل روم ہے اور اس میں ہم لوگ شوز کی اپنی ڈیزائننگ کرتے ہیں. اور 2 ٹائپس کے شوز ہیں جس کی ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں. ایک جینٹس ہیں اور سیکنڈ لیڈیز شوز ہیں. جوڑا دے دیے تھے. یہ سب سے پہلا آپریشن جو ہے ہمارا لاسٹنگ کا آپریشن ہے. شوز لائن میں اس کو لاسٹنگ کا آپریشن کہتے ہیں. اس میں انسول کے اوپر جوتی کو کلوز کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر آگے ہماری ادھر مختلف مشینز ہیں. اس شوز کو اس کے بعد پھر ہم کنویئر سے اٹھا کے اس میں رکھتے ہیں فورس ڈرائیو مشین میں.
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈرائی نہیں ہوا سولوشن اس میں 2 سے 3 منٹ میں اس میں رہے گا اور اس کو وہ ڈرائی ہو جائے گا. اب ہمارا جوتا آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ادھر آپریشن ہو رہا ہے مارکنگ صفائی کا, تھریڈ بھرنے کا, کوئی ٹریمنگ کسی جگہ پہ ہے وہ. اس کے بعد جوتے کو جو فائنل انسپیکشن جو ہوگی کوالٹی کے ٹیبل پہ ہوگی. کوئی اگر ڈیفیکٹڈ شوز ہوگا ادھر سے روک دیا جائے گا, جو کلیئر ہے ہر لحاظ سے اس کو ہم آگے بھیجیں گے لاسٹنگ کے لیے. پاکستان مختلف صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جوتے کی ایک وسیع مقدار تیار کرتا ہے. بہت سے کارخانوں میں 2500 جوڑوں کی یومیہ پیداواری صلاحیت ہوتی ہے, جبکہ بڑے یونٹس روزانہ 10,000 جوڑے تیار کرتے ہیں. اس میں چمڑے, ٹیکسٹائل اور مصنوعی مصنوعات کے تیار کردہ جوتے شامل ہیں. Well, the overall condition in Pakistan has changed for the better in the last about 3.5 years. پاکستان میں جوتے کی صنعت کی مجموعی حالت گزشتہ 3.5 سالوں میں بتدریج بہتر ہوئی ہے. اس سے پہلے 2018 اور 2019 میں میرے خیال میں جوتے بنانے والوں کے لیے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوئی تھی. حکومت نے خام مال اور درمیانی سامان کی قیمتیں کم کرنا شروع کر دی تھیں. انہوں نے جوتے کی تیار شدہ مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی اور دیگر محصولات میں اضافہ کر کے ہمارے لیے گنجائش پیدا کی تھی. اس کے جواب میں جوتے کی صنعت نے نئی فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں اور انہوں نے اپنی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانا شروع کر دیا. آج 2022 تک پاکستان جوتے کا ایک عام برآمد کنندہ ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑی کامیابی ہے. 7ویں سب سے بڑے جوتے تیار کرنے والے ملک کے طور پر پاکستان دنیا کے جوتے کی پیداوار میں 2.4% سے زیادہ حصہ رکھتا ہے, لیکن جوتے اس کی عالمی برآمدات میں 1% سے بھی کم حصہ ہیں. اس لیے جوتے کی صنعت بہتری کی کوشش کر رہی ہے. حالیہ برسوں میں جوتے کی برآمدات نے بلند شرح نمو حاصل کی ہے. پی بی ایس کے مطابق مالی سال 2021-2022 کے پہلے 10 مہینوں کے دوران پاکستان کی جوتوں کی برآمدات میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 21.16% کا اضافہ دیکھا گیا. One of our past presidents. ہم نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان $1 بلین کے جوتے برآمد کرنے والا ملک ہونا چاہیے. بین الاقوامی تجارت کے لحاظ سے $1 بلین بہت زیادہ یا بہت بڑی رقم نہیں لگتی, لیکن ہمارے لیے یہ ایک سنگ میل ہوگا. ہمیں 2027 تک وہاں پہنچ جانا چاہیے, لیکن کووڈ-19 وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں چیزیں رک سی گئیں. میرے خیال میں ہم اب بھی 2030 تک $1 بلین کی برآمدات کو ہدف بنانا چاہتے ہیں. ایک طویل عرصے سے پاکستان کی فٹ ویئر انڈسٹری اپنی عالمی مسابقت اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے. تاہم چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں, جیسے لیبر کی پیداواری صلاحیت اور مہارت کے شعبے میں ترقی, ذیلی یا معاون صنعتوں کی جانب سے ناکافی تعاون, ٹیکنالوجی اور R&D کی کم سطح وغیرہ. Well, essentially what they need to do is, I think, بنیادی طور پر سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خصوصی اقتصادی زونز بنانے چاہیے. دوسری صورت میں پیداواری صلاحیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. مینوفیکچرنگ کرنے والے تمام شعبوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے جوتے کی صنعت کے بڑے کلسٹر بنانا ہوں گے. دوسرا, خام مال دستیاب کرنا ہے. ہم کاروباری لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ جائیں اور ان لوگوں سے طویل مدتی معاہدوں کو محفوظ کریں جن کے پاس ہمارے ملک میں خام مال دستیاب ہے. تیسری چیز جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے سامان منتقل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا. ہماری بندرگاہوں کو بہت زیادہ مؤثر ہونے کی ضرورت ہے. کاروباری لوگوں کے لیے وصولی کے اوقات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اب جوتے کی صنعت سرمایہ کاری کے ان 4 شعبوں میں سے ایک ہے جہاں چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ سی پیک مختلف شعبوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. پاکستان کو امید ہے کہ چینی جوتوں کی مزید صنعتیں آئیں گی. ایک چینی جوتوں کی کمپنی جس نے لاہور میں 4 سال سے فیکٹری بنا رکھی ہے اپنے تجربات بتاتی ہے. میڈ ان پاکستان کو چینی سرمایہ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ملانا ایک راستہ ہوگا. ہم جوتے کی تیاری میں ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکتے ہیں. کچھ پاکستانی جوتے کے ادارے چمڑے کے جوتے اور PU انجیکشن سینڈل جیسے جوتے بنانے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جبکہ ہم آرام دہ جوتے اور سفری جوتے بنانے میں اچھے ہیں.
पाकिस्तान में इस हवाले से तरक्की की अभी बहुत गुंजाइश है। जूतों का एक जोड़ा बनाने के लिए तकरीबन 40 से 200 किस्म के मवाद की ज़रूरत होती है, जबकि पाकिस्तान में जूतों के मवाद का ज़्यादा इन्हसार दरामदात पर होता है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल (PCB) की एक रिपोर्ट के मुताबिक मावन या मावन सनतों की कमी पाकिस्तान के कमज़ोर रवाबत में से एक है और आला मायार के इनपुट अज्जा और लवाजमात की कमी इसकी दरामदात पर ज़्यादा इन्हसार का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर खेलों के जूतों के 2 टन तलवों के लिए तला, सोल डैम्पिंग, लवाजमात और पतावा शामिल हैं। जब हमने 2018 में फैक्ट्री लगाई तो हमें मकामी खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर हमने पाकिस्तानी सप्लायर्स को चीनी टेक्नोलॉजी और मोल्ड फराहम किया और उन्होंने चीन की खुसूसियत और मयार के पैरामीटर्स के मुताबिक हर किस्म का मवाद तैयार किया। इस वक्त पाकिस्तान में खेलों के जूतों के लिए बहुत से लवाजमात तैयार किए जा रहे हैं, खास तौर पर तलवों के लिए मुख्तलिफ मवाद। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े आम बरामद गुनगाह में से एक है। अब ये पाकिस्तान में आम उतारने का मौसम आ गया है। इस साल तवक्को है कि पाकिस्तानी आम के 100 टन चीनी मार्केट में आ सकेंगे। इम्पेरियल वेंचर्स के डायरेक्टर जनाब अदनान हफीज़ साहब 6 साल से चीन में पाकिस्तानी आम की तशहीर और मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं। आइए आज के प्रोग्राम में हम उनकी कहानी सुनते हैं। मेरी एक कंपनी चीन में है और एक कंपनी पाकिस्तान में है, लिहाजा मैं हमेशा बरामद कुनिंदा और दरामद कुनिंदा दोनों का किरदार अदा करता रहा हूं। मैं 6 सालों से चीन में पाकिस्तानी आम की तशहीर और मार्केटिंग पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा हूं और इसमें तरक्की का मुस्बत रुझान देखा गया है। गुज़श्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान के लिए चीनी मार्केट में दाखिल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा थीं और मुनासिब ज़राए नक्लो हमल मौजूद नहीं थे। मौजूदा वबा ने पाकिस्तानी आम के चीन के सफ़र में चैलेंजेस को मज़ीद बढ़ा दिया है। शदीद दबाव में अदनान और उनकी टीम ने कारोबार को जारी रखने के लिए कुछ तरीके तलाश किए। कोविड-19 की वबा फैलने के बाद हमारे बहुत से ग्राहकों ने हमारा आम खरीदने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि जब किसी भी किस्म की खेप चीन पहुंचती थी तो कस्टम्स में इन डब्बों और दीगर सामान का कोविड टेस्ट करवाना पड़ता था। अगर टेस्ट पास हो गया तो खेप क्लियरेंस के लिए ले जाई जा सकती थी, लेकिन अगर ये टेस्ट पास नहीं होता तो पूरी खेप बर्बाद होने का खदशा मौजूद रहता था। बहुत से खरीदार जिन्होंने पहले हमसे माल खरीदा था वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। साल 2020 में हमने B2C आम की फरोख्त इनफरादी ग्राहकों को शुरू की और वीचैट प्लेटफॉर्म समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोशंस मुतारफ कराईं। 1 से 2 डब्बे खरीदने वालों की हौसला अफजाई की गई। अब लोग अपने आम की पेशगी बुकिंग कर सकते हैं। हमने उन्हें पाकिस्तान से चीनी हवाई अड्डे पर भेजा, कस्टम क्लियरेंस हासिल की और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया। अब ग्राहकों को किसी तरह के नुकसान का कोई खतरा नहीं। कोविड-19 का टेस्ट फेल होने की सूरत में हम नुकसान की अदायगी करेंगे। दूसरा, वो 48 घंटों के अंदर हवाई अड्डे से तेज तरीन डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। इस तरह हम पाकिस्तान से चीनी सार्फिन की दहलीज तक 72 घंटे की डिलीवरी पहुंचा सकते हैं। 2021 में पाकिस्तान की आम की बरामद 1,50,000 टन थी, जबकि चीन को इसकी बरामद सिर्फ 50 टन थी। अदनान का मकसद 2022 में इस रकम को दुगना करके 100 टन करना है। हमारी आम की बरामदात में चीनी मार्केट का हुजम तकरीबन ना होने के बराबर है। 2021 में हमारी आम की बरामद 150,000 टन थी और चीन को बरामद होने वाला आम सिर्फ 50 टन था। 2022 में चीन में आम की कम पैदावार की वजह से आम ज्यादा महंगा है, जो हमारे लिए ज्यादा सूदमंद है। 2022 में हम बीजिंग में एक चीनी तिजारती कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दूसरे शहरों में भी कुछ ज़राए फ़रोख्त से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। हम गुज़श्ता 3-4 साल से आम की नकलो हमल के लिए युआन तोंग एक्सप्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनके साथ काम करना खुशी की बात है, वो बहुत तामुन करने वाले हैं।
रवां बरस हम चीन के सिंकियांग उइगुर खुद मुख्तार इलाके में भी काम करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद से काशीगर के लिए चार्टर फ्लाइट की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये मंसूबा अभी बातचीत के मराहिल में है। मुज़ाकरात अभी हतमी नहीं हुए। अगर ये चैनल खुल जाता है तो हम अपने अखराजात को मजीद कम कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इस साल के आम की बरामद का कलीदी लफ्ज है। पाकिस्तान से चीन भेजे गए आम की पहली खेपों में से निस्फ चीनी थोक फरोशों और खुर्दा फरोशों को बतौर नमूने भेजे जाएंगे। 2022 में हम चीन में कुछ बड़ी रिटेल मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बशमूल JD.com, वॉलमार्ट और फ्रेश हेमा हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो चीन की मकामी इकसाम के बहुत ज़्यादा आदी हैं। मौजूदा मसला ये है कि उन्होंने आम के जायके के बजाय इसकी ज़ाहिरी शक्लो सूरत पर ज़्यादा तवज्जो दी है। हमारे आम का जायका बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी पैकेजिंग कोई फ़ायदामंद मकाम नहीं रखती। ज़रूरियात को देखते हुए अदनान और उनकी टीम आम के आउटलुक को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस साल आम की आउटलुक और क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। हमें चुनने से लेकर नकलो हमल तक प्रोसेसिंग के सख्त रहनुमा खतूत पर अमल करने की ज़रूरत है। हमें साफ और खूबसूरत आमों को दस्ती तौर पर छांटने की ज़रूरत है। हम आम के पूरे सीज़न के लिए एक लाइसेंस याफ्ता मैंगो प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी किराए पर ले सकते हैं। हम इस पर बहुत ज़्यादा वक्त और पैसा और अफरादी कुव्वत खर्च कर रहे हैं। अगर नमूने कबूल हो जाते हैं तो हम चीनी मार्केट में अपने हिस्से को बढ़ा सकते हैं और सितंबर तक अपनी बाकायदा आम की तरसील की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। अदनान चीनी मार्केट के बारे में बहुत पुरएतमाद हैं और आम की बरामद के कारोबार के साथ साथ मजीद मौके की तलाश भी जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे पास यूरोप, बरतानिया और मशरक़े वुस्ता में आम की बरामदी मंडियां हैं। चीन की बड़ी आबादी को मद्देनजर रखते हुए मुझे यकीन है कि आने वाले 5 से 10 सालों में चीन पाकिस्तान के आम की बड़ी मंडियों में से एक होगा। चीन में हमारा काम का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। हम आम बरामद करते हैं और हम पूरे चीन में बहुत से प्रोग्राम करते हैं। हमारे तमाम सिफारत खानों में, कौंसल खानों या निजी कंपनियों में लोगों को पाकिस्तानी आम चखने की दावत दी गई है। हमने आम से मुतल्लिक कुछ मसनूआत चीन को बरामद करने की भी कोशिश की है, जैसा कि आम का रस वगैरह। आम के गूदे और जायके की वजह से बहुत से चीनी बाशिंदे जनूबी एशियाई ममालिक खुसूसन पाकिस्तान से दरामद शुदा आम को तरजीह देते हैं। मजीद बरां चीनी सारिफीन पाकिस्तानी मसनूआत से जज्बाती लगाव रखते हैं, जिनमें आम भी शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबहार दोस्ती है। मेरे ख्याल में चीन एक ऐसी मार्केट है जिसमें तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं। मैं चीनी मार्केट में अपने आम की तशहीर के लिए मुसलसल काम करूंगा। सीपैक मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन सीपैक का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि सीपैक क्या चीज़ है, अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि ऑनलाइन चेनें मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया है। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ माजेब, मैं चाइना में रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है। और जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है। और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको अपने मकाम पर पहुँचाएंगे। अगर ये आपके लिए नहीं है तो इनमें से किसी प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं। हमें सीपैक के साथ अपना ज़ाती तजुर्बा बताएं, क्योंकि आपकी राय अहम है। अपने तजुर्बे को शेयर और हैशटैग करें, #me and CPAC।
ہمارے #MeAndCPAC ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔